नमस्कार दोस्तों। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर आया हूं। यह पुस्तक लघु कथा की है। तो पुस्तक पर चर्चा करने से पहले आइए लघु कथा के बारे में जानते हैं। लघु कथा क्या है? लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है। अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। अर्थात इसे यूं भी कह सकते हैं कि लघु कथा ही इसकी मुख्य पहचान है। लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपी दृष्टि की आवश्यकता होती है। लघु कथा एक छोटी कहानी नहीं है और न ही यह कहानी का संक्षिप्त रूप है। यह विधा अपने एकांगी स्वरूप में किसी भी एक विषय, एक घटना या एक क्षण पर आधारित होती है। आधुनिक लघु कथा अपने पाठकों में चेतना को जागृत करती है। यह किसी भी चुटकुले या व्यंग से पूरी तरह अलग है। कहना न होगा कि लघु कथा स्वतंत्र एवं संपूर्ण विधा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। पर लघु कथा के संबंध में एक बड़ा सवाल लघु कथा की सृजनात्मकता को लेकर है। लघु कथा के स्वरूपगत, आकारगत, वस्तुगत और शिल्पगत आदि विशिष्टताओं को लेकर निष्कर्षों का आकाश अभी भी साफ नहीं है। जबकि लघु कथा अपने स्वरूप, आकार, वस्तु और शिल्प जैसी विशिष्टताओं के कारण ही व्यापक जनमानस तक पहुंचने में सफल हुई है। इसे यूं समझिए कि लघु कथा वह कला शिल्प है जो किसी संवेदना को सूत्र में पिरोकर चिंतन और चिंता को बहुआयामी समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। जी, ठीक उसी प्रकार जैसे कहानी संवेदना के सूत्रों को खोलकर उन्हें बहुआयामी स्तर प्रदान कर जाती है। आज मैं आपके लिए जो समक्ष में पुस्तक लेकर आया हूं वह पुस्तक है सवाल दर सवाल। जी, सवाल दर सवाल। सवाल दर सवाल रमेश बत्रा का लघु कथा साहित्य, ये पूरा नाम है और अशोक भाटिया जी इसके संपादक हैं। इस पुस्तक में लगभग 24 रमेश जी की 24 लघु कथाएं भी संपादित हैं। उनके लेख है लघु कथा पर और रमेश बत्रा जी के बारे में जो भिन्न भिन्न साहित्यकारों की जो आत्मीयतापूर्ण संस्मरण है उसे भी इसमें जगह मिली है। आइए सबसे पहले अशोक जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। अशोक भाटिया जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को अंबाला छावनी, जो पूर्व पंजाब अंबाला छावनी में हुआ और ये रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और आजकल स्वतंत्र लेखन करते हैं। इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता, आलोचना, लघु कथा, बाल साहित्य, व्यंग, ज्ञान साहित्य और संपादन की लगभग 41 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लघु कथा रचना और आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर तो हैं ही, साथ में कवि भी हैं। इनकी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुई है। इनकी 2 पुस्तकें कविताओं की प्रकाशित हुई हैं। कविता संग्रह, पहला कविता संग्रह है सूखे में यात्रा और कठिन समय समय में हम। ये लघु कथाओं के 3 संग्रह हैं, जंगल में आदमी, अंधेरे में आंख और क्या क्यों कैसे लघु कथा। जी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से इनकी 5 आलोचना की पुस्तकें हैं,
और समकालीन हिंदी लघु कथा जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई थी आदि। लघु कथा पर 12 संपादित पुस्तकें हैं भिन्न-भिन्न, और कथा समय और प्रतिरोध आदि विशेष इनकी चर्चित हैं। लघु कथा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। लघु कथा के विकास में और उनकी आलोचना के पक्ष को लेकर इनका अच्छा काम है, अच्छा कार्य है। अशोक भाटिया जी के बारे में बात करने के बाद अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करता हूँ। यह पुस्तक जो है ये 112 पृष्ठों का है, सवाल दर सवाल। ये पुस्तक 112 पृष्ठों की किताब है और इसमें रमेश बत्रा जी की लगभग 24 लघु कथाएं हैं और उनका रचना संसार है, और उसी तरह से 5 जो उनके जो आलेख हैं, उनकी जो टिप्पणियां हैं, आलोचना संसार, खास करके साहित्य के बारे में। तो ये मैं बताता हूँ। लघु कथा नहीं, लघु कथा किस लिए और क्यों, लघु कथा संवेदना का सूत्र, लघु कथा की साहित्यिक पृष्ठभूमि, संदर्भ और सरोकार, लघु कथा बारीकी, सलीका और करीना, ये इस तरह से। और महत्वपूर्ण बात एक और जो मैं बताना चाहता हूं वह है कि साक्षात्कार रमेश बत्रा जी से जो गौरी नंदन सिंघल द्वारा लघु कथा के विषय में लंबी चर्चा हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी, उसे भी इसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है। तो ये जब पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको लघु कथा के बारे में एक जो उनकी एक समझ थी, वो लघु कथा को किस रूप में देखना चाहते थे और वो किस तरह का आकार दे रहे थे लघु कथा को, वो इसमें उनकी एक विजन जो है, उनका नजरिया जो है आपके सामने स्पष्ट होगा। चर्चित नाम है रमेश बत्रा जी, आप सभी विज्ञ लोग हैं, जानते ही हैं। और इसमें अशोक भाटिया जी ने 2 शब्द आपसे उन्होंने कहा है, और इससे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें 8 लेखक लेखिकाओं की जो आत्मीयतापूर्ण संस्मरण है, उनमें सबसे पहले उनकी पत्नी जया रमेश जी का संस्मरण है। अपने प्रति लापरवाह थे रमेश, इस नाम से शीर्षक से। और प्रोफेसर फूलचंद मानव जी का है, हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया। ये हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, इस तरह से। उसके बाद सुशील राजेश जी का संस्मरण है, कहानीकार के भीतर लघु कथाकार, संस्मरणात्मक कह सकते हैं, और उनकी लघु कथाओं को लेकर भी उसमें चर्चा की गई है। रमेश जैसा कोई है न होगा, पर वैसी किस्मत ना मिले किसी को। ये अशोक जैन जी ने बहुत ही आत्मीयतापूर्ण ढंग से उन्हें याद किया है। अशोक जी से जब भी मेरी बात होती है, अशोक जैन जी से कई साहित्यिक गोष्ठियों में मिलते रहते हैं, गुड़गांव में ही रहते हैं, मैं भी गुड़गांव में ही रहता हूँ, तो उनसे बातचीत होती है। तो जब भी लघु कथा के बारे में बात होती है तो रमेश जी के बारे में जब भी मैंने चर्चा की, बहुत ही आत्मीयतापूर्ण तरीके से उनके चेहरे पर उनके प्रति सम्मान भाव झलकता है, बात करते हुए कि अपने अग्रज के प्रति किस तरह से सम्मान है। एक वरिष्ठ लघु कथाकार अशोक जैन जी हैं और उनके मन में रमेश बत्रा जी के लिए किस प्रकार से सम्मान है, वो उनके चेहरे से झलकता है। और मनुष्य की अंतरात्मा को संबोधन, ये भगीरथ जी का है। और रमेश बत्रा की लघु कथाएं बलराम जी का है, बलराम। और रमेश बत्रा की लघु कथाएं सुभाष नीरव जी का है। और रमेश बत्रा लघु कथा की रचनात्मक धारा के प्रतीक अशोक भाटिया जी ने उनके ऊपर लिखा है। तो इस तरह से, और उनकी लगभग 24 लघु कथाएं हैं। अगर मैं आपको शीर्षक के रूप में दूं, उनके रचना संसार के नाम से शीर्षक ही है, अब देखिए रचना संसार के नाम से है, और उनकी लगभग जो 24 लघु कथाएं जो मिलती हैं, जो उपलब्ध हैं, उन सभी लघु कथाओं को अशोक भाटिया जी ने इसमें
देने की कोशिश की है, संपादित करने की कोशिश की है। पहला लघु कथा जो है ये शीर्षक है, पहली लघु कथा का शीर्षक है सिर्फ एक, दूसरा शीशा, हालात, नौकरी, उसकी रोटी, खोया हुआ आदमी, संदर्भ, अनुभवी, माएँ और बच्चे, कहूँ कहानी, खोज, निज़ाम, सुअर, लड़ाई, नागरिक, बीच बाजार, वजह, राम रहमान, अंधे खुदा के बंदे, दुआ, सिर्फ हिंदुस्तान में, स्वाद, नई जानकारी, चलोगे। ये 24 लघु कथाओं का मैंने नाम लिया जो इसमें संपादित है। रमेश जी बेजोड़ लघु कथाकार थे और उनको जैसा कि उनके समकालीन जो हैं उन्होंने बड़े ही भावनापूर्ण तरीके से उन्हें और सम्मान के साथ उन्हें याद किया है। मैं उनकी एक दो लघु जो इन्होंने उनके जो विचार हैं जो आप देखेंगे लघु कथा के बारे में एक प्रश्न उन्होंने उनसे किया था कि हिंदी में लिखी जा रही लघु कथा की वर्तमान स्थिति और भविष्य क्या है। रमेश जी से प्रश्न किया गया तो मैं उस जो अंश है उनका जो इंटरव्यू का उसका मैं रमेश बत्रा से गौरी नंदन सिंघल द्वारा लघु कथा विषयक लंबी बातचीत उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूं। और रमेश बत्रा ने एक बार कहा था जो इसमें है कि गोलियां खत्म होने पर संगीन की मुठभेड़ सा कर्तव्य लघु कथा बखूबी निभा सकती है। तो लघु कथा के बारे में जो उनका विचार था इस प्रकार से कि वो संगीन की तरह जो है वो उसकी भूमिका निभा सकती है लघु कथा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब उनसे प्रश्न किया गया कि हिंदी में लिखी जा रही लघु कथा की वर्तमान स्थिति और भविष्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी में लघु कथा का भविष्य किसी भी अन्य भाषा की अपेक्षा कहीं उज्जवल है। कितने सकारात्मक विचार थे, बहुत ही पॉजिटिव थे लघु कथा के बारे में। इसका अनुमान आप पिछले 1.5-2 साल में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी लघु कथाओं से लगा सकते हैं। इसमें मौलिकता आ रही है और कथ्यों में विभिन्नता भी। वे ये बहुमुखी भी हो रहे हैं। फिर बरसाती मेंढक ज़्यादा वक्त नहीं टर्राया करते। जी, ये उन लेखकों के ऊपर उनका कहना था बरसाती मेंढक जो कुछ समय के लिए आते हैं चुटकुलेबाजी करके और हास्य के नाम पर चुटकुला सुनाना और उसको लघु कथा का नाम दे देना, ऐसे लेखकों पर उनका ये बरसाती मेंढक के नाम से उन्होंने कहा था। तो आइए मैं उनके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं वैसे तो आप जब किताब ये पढ़ेंगे, पुस्तक लेंगे तो आपको पता चलेगा उनके बारे में। एक मैं सिर्फ हिंदुस्तान ये मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी लघु कथा है। टैक्सी दौड़ती चली जा रही थी। मेरा लंगोटिया दोस्त 14 बरस बाद पश्चिम की दुनिया से महीने भर के लिए अपने देश में सैर सपाटा करने आया हुआ था। अपने तूफानी दौरे में से उसने एक शाम मेरे नाम कर दी थी और उस समय हम रात के वक्त एक 5 सितारा होटल से खा पीकर घर का रास्ता नाप रहे थे। बातों बातों में मैंने पूछा, 14 बरस जानते हो ना, यह संख्या और यह बरस हमारे यहाँ अपने आप में मिथ बन चुके हैं। जैसे राम वनवास, पांडवों का अज्ञातवास, मगर मैं वनवास काट कर नहीं आया, बल्कि सच कहूं तो यह महीने भर की छुट्टी मुझे वनवास जैसी लग रही है। दोस्त कुछ उत्तेजित हो गया। कहते हैं कि 14 बरस बाद जो घूरे के दिन भी पलटते हैं, मगर यहां तो कुछ भी नहीं बदला। जबकि पश्चिम में मेरे देखते देखते उसकी बात चल ही रही थी कि सहसा एक दोराहे पर धीमी हो चुकी टैक्सी धचकचाई और फिर उसका पहिया जमीन में धंस गया। हमने नीचे उतर कर देखा तो पाया कि टेलीफोन वालों ने वह जगह खोदी हुई थी और वहां यूं ही मिट्टी डालकर चले गए थे। दोस्त बौखला गया।
यह बेहूदगी सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकती है। अनपढ़ देश और मूर्ख लोग, जो काम इंजीनियर को करना चाहिए उसे यहाँ मजदूर लोग करते हैं। धीरज रखो यार, अभी दूसरी टैक्सी ले लेते हैं। कहकर मैंने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो पाया कि वह राह जाते 5-6 लोगों की मदद से टैक्सी को उठाकर गड्ढे में से बाहर निकाल रहा था। 3-4 मिनट में टैक्सी सड़क पर पहुंच गई। मददगार लोग अपने अपने हाथ झाड़ते हुए अपनी राह चल दिए। ड्राइवर ने टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। आइए सर, बैठिए। हम दोनों चुपचाप टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ने फिर रफ्तार पकड़ ली। कुछ देर तक हमारे बीच चुप्पी पसरी रही। फिर मेरा मन हुआ था कि अब मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह खुश हो जाए। मगर तभी मेरा दोस्त बड़े गदगद भाव से बोला, यह चमत्कार भी सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है यार। यह चमत्कार सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। जी, जी दोस्तों, ये सचमुच में बहुत ही किस प्रकार सकारात्मक है। ये लघु कथा सकारात्मक है। कैसी सोच बदलने वाली है ये लघु कथा, किस प्रकार से। तो एक मैं लघु कथा और सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं विराम दूंगा। हालांकि आपको मैंने पहले, इससे पहले एक लघु कथा सुनाई थी, लड़ाई सुनाई थी, लेकिन आज मैं वो लघु कथा नहीं, एक सुअर एक शीर्षक नाम की लघु कथा है। इस शीर्षक से लघु कथा है। ये हो हल्ला करते एक पुरानी हवेली में जा पहुंचे। हवेली के हाथे में सभी घरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ एक कमरे का दरवाजा खुला था। सब 2-2, 3-3 में बंटकर दरवाजे तोड़ने लगे और उनमें से 2 जने उस खुले कमरे में घुस गए। कमरे में एक ट्रांजिस्टर हौले हौले बज रहा था और एक आदमी खाट पर सोया हुआ था। यह कौन है? एक ने दूसरे से पूछा। मालूम नहीं, दूसरा बोला। कभी दिखाई नहीं दिया मोहल्ले में? कोई भी हो, पहला ट्रांजिस्टर समेटता हुआ बोला। टीप दो गला। अबे, कहीं अपनी जाति का है ना हो, पूछ लेते हैं इसी से। कहते कहते उसने उसे जगा दिया। कौन हो तुम? वह आंखें मलता नींद में ही बोला, तुम कौन हो? सवाल जवाब मत करो, जल्दी बताओ वरना मारे जाओगे। क्यों मारा जाऊंगा? शहर में दंगा हो गया है। क्यों? कैसे? मस्जिद में सुअर घुस आया। तो नींद क्यों खराब करते हो भाई? रात की पाली में कारखाना जाना है। वह करवट लेकर फिर से सोता हुआ बोला। यहां क्या कर रहे हो? जाकर सुअर को मारो ना, सुअर को मारो। कितनी गहरी बात इन्होंने कह दी, कितनी गहरी बात कह दी। हम आए दिन छोटी छोटी चीजों के लिए धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर दंगा फसाद, एक दूसरे का खून बहाते रहते हैं। क्या यह उचित है? ये प्रश्न आप पर है, आप इसका उत्तर दीजिए। खुद सोचिए, क्या यह उचित है? बस आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और फिर मैं आऊंगा आपके पास एक नई किताब के साथ, नए जोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।